आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में, जिसमें आज हम लोग एनसीईआरटी की कक्षा 9वीं की जो पुस्तक है विज्ञान का, उस विज्ञान के पुस्तक का जो प्रथम अध्याय है, उस अध्याय को हम लोग संक्षेप में मुख्य बिंदुओं से विस्तारित रूप में समझने का प्रयास करेंगे और अंततः जो कुछ सवाल बनेंगे हम उसका जवाब देने के लिए सक्षम हो जाएंगे। तो आइए हम लोग छोटे छोटे बिंदुओं से इस अध्याय को समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि शीर्षक है हमारे आसपास का पदार्थ, यानी हमारे आसपास में पाए जाने वाली वस्तुएं, जिनके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे और समझेंगे कि वे किस तरह से बने हैं। ठीक है, उनकी अवस्थाएं कौन कौन सी है, किस किस अवस्था में पाई जाती है और उनकी कौन सी विशेषताएं हैं। तो पहला जो हमारा पॉइंट है वो है पदार्थ, यानी हम यहाँ पर पदार्थ शब्द से क्या समझेंगे, हम किसे पदार्थ कहेंगे। ऐसे हम जनरली किसी पदार्थ को सामान कह देते हैं, वस्तु कह देते हैं, लेकिन यदि हम विज्ञान के शब्दावली में आएंगे तो हम कुछ विशेष बिंदुओं से इसकी चर्चा करेंगे। जैसे कि संक्षेप में लिखा हुआ है द्रव्यमान और आयतन। अब ये दो बिंदु पदार्थ को अच्छी तरह से वर्णित करेंगे। तो जैसे कोई भी ऐसी वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो और आयतन हो, यानी कोई भी ऐसी वस्तु हमारे आसपास की जिसमें द्रव्यमान हो और आयतन हो, तो हम उसे क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। अब द्रव्यमान और आयतन क्या चीज है? द्रव्यमान किसी भी वस्तु में समाहित उस पदार्थ की मात्रा होती है, अर्थात यानी कोई भी वस्तु को जो बनाया गया है, जो वस्तु बनी है, जिस वस्तु का निर्माण किया गया है, उस वस्तु को बनाने में कितनी मात्रा लगी है, उस मात्रा का जो कहें कि समावेश जो होता है वो द्रव्यमान कहलाता है। दूसरा है आयतन। आयतन कहने का अर्थ यहाँ पर क्या होगा? आयतन कहने का अर्थ होगा कि किसी भी वस्तु को यदि हम कहीं पर रखें तो वो अपने एरिया, यानी जो उसका क्षेत्रफल है, उसके अनुपात में जगह को घेरता है। ठीक है, तो किसी वस्तु के द्वारा उसके क्षेत्रफल के बराबर जो क्षेत्र घेरा जाता है उसे हम उस वस्तु का आयतन कहते हैं, यानी जितने क्षेत्र को ऑक्युपाई करता है, घेर लेता है। ठीक है, तो पदार्थ का बहुत ही साधारण परिभाषा बना, क्या बना कि कोई भी ऐसी वस्तुएं जिसमें उसका अपना द्रव्यमान हो और आयतन हो, उसे हम क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। ठीक है, अब पदार्थ का निर्माण कैसे होता है? तो जैसे कि प्राचीन समय की यह अवधारणा थी कि पदार्थ का निर्माण पंच तत्वों से मिलकर हुआ है। यानी पंच तत्व कहने का मतलब क्या आएगा? आकाश हो गया, पृथ्वी हो गया, आग हो गया, वायु हो गया और जल हो गया। लेकिन आधुनिक अवधारणा में क्या होता है कि जो वैज्ञानिक अवधारणा लाई गई उसमें यह माना गया कि पदार्थ का निर्माण जो होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर होता है। अब ये छोटे छोटे कण कितने आकार में होते हैं? तो ऐसा माना जाता है कि ये इतने छोटे हो सकते हैं कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, यानी छोटे छोटे जो कण हैं वो मिलकर ही किसी वस्तु का, किसी पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि जो पदार्थ के कण हैं उसकी कुछ विशेषताएं होती है। पदार्थ के कणों की कुछ विशेषताएं होती है, यानी कि पहली कौन सी विशेषता होगी? रिक्त स्थान। तो किसी भी पदार्थ का जो कण है उस कण के बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है, अर्थात यदि हम साधारण शब्दों में कहें तो उसके जगह पे खाली जगह पाया जाएगा। इसको हम समझेंगे कैसे? तो बहुत ही अच्छा सा उदाहरण है कि यदि हम चाय में, जो बनी चाय है उसमें यदि हम ऊपर से नींबू का रस या नमक डालते हैं या फिर चीनी डालते हैं, वो क्या होता है, उसमें घुल जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि जो जल है, जो पदार्थ है, उसमें उसके कणों के बीच में रिक्त स्थान है जिसमें जाकर नमक, चीनी, नींबू का रस आसानी से घुल गया। ठीक है, तो
कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। दूसरा क्या है? आकर्षण। यहाँ पे आकर्षण कहने का मतलब हो गया कि पदार्थ के कण जो है वो हमेशा एक दूसरे को खींच कर रखें, यानी अगर वो खींच कर नहीं रखते हैं एक दूसरे को तो पदार्थ का निर्माण असंभव हो जाएगा, हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो अपना अस्थायित्व बनाने के लिए एक दूसरे को जो है वो खींच कर रखे होते हैं और किसी भी वस्तु का निर्माण करते हैं। तीसरा है गतिशील, यानी पदार्थ के कण जो है वो हमेशा गतिशील होते हैं, गति की अवस्था में होते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण हम लोग देख सकते हैं कि जो रसोई घर होता है उसमें जो खाना पकता है, तो खाना पकने के टाइम क्या होता है कि उसका जो सुगंध है वो हमें दूर तक पता चल जाती है, या फिर परफ्यूम होता है, इत्र होता है। ठीक है, उसमें ये गुण पाया जाता है। अगला क्या है? पदार्थ की अवस्थाएं। अब अवस्था कहने का मतलब हो गया कि हम जो अपने आसपास में पदार्थ देख रहे हैं वे पदार्थ किन किन अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, तो मुख्यतः हम पढ़ेंगे ठोस, द्रव और गैस। बहुत ही साधारण शब्द है, ठोस, द्रव और गैस। तो पदार्थ की कितनी अवस्था है? ठोस, द्रव और गैस। लेकिन आधुनिक समय में क्या है कि प्लाज्मा को चौथी अवस्था और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को पांचवी अवस्था माना जाता है, लेकिन व्यवहारिक रूप में इसका उपयोग नहीं होता है, समानता नहीं होता है, इसलिए हम मुख्यतः पदार्थ की तीन अवस्थाएं ही मानते हैं, ठोस, द्रव और गैस। अगला पॉइंट हमारा है गलनांक। तो गलनांक जो शब्द है इसको हम कैसे व्याख्या करेंगे कि ठोस पिघलकर द्रव बनता है, ठोस पिघलकर द्रव बनता है, यानी कोई भी ठोस वस्तु हम लेंगे उसे गर्म करेंगे। ठीक है, एक निश्चित हीट देंगे, तापमान तक उसको गर्म करेंगे, तो क्या होगा कि गर्म होने के बाद वो क्या होता है, अपनी अवस्था को छोड़ देता है, यानी ठोस अगर है तो अपनी अवस्था को छोड़ देगा और क्या हो जाएगा, गलना शुरू हो जाएगा, यानी वो द्रव में आना शुरू हो जाएगा। तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई भी ठोस पदार्थ जो है कि वो पिघल कर द्रव अवस्था में आना शुरू हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। अगला पॉइंट इसका जस्ट अपोजिट है हिमांक, जस्ट मींस फ्रीजिंग। ठीक है, ये है गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट, और क्या है ये? फ्रीजिंग। फ्रीजिंग कहने का मतलब हो गया कि कोई भी जो द्रव है वो किस में आ जाएगा? ठोस में। ठीक है, कोई भी द्रव क्या होता है? ठोस में आ जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे? हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे बर्फ जो है वो जम जाता है 0 डिग्री पे। ठीक है, उसके बाद क्या है? क्वथनांक। क्वथनांक दैट मींस कि द्रव का वाष्प दाब जो होता है वो वातावरण के दाब के बराबर होता है, और फिर जब बराबर हो जाता है दोनों तो फिर वो किसमें बदलना शुरू हो जाता है? गैस में। अर्थात यदि हम इसे समझने का प्रयास करें तो किसी भी द्रव को क्या होता है, यदि गर्म किया जाए, एक निश्चित अवस्था तक गर्म किया जाएगा, और जब वो अपने निश्चित अवस्था तक पहुंचेगा, ठीक है, तो वो अपने आप को उस वातावरण के तापमान के बराबर करेगा, और बराबर करने के बाद वो किसमें बदलना शुरू हो जाएगा? गैस में। तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें द्रव जो है, द्रव का जो वाष्प दाब है वो वातावरण के वाष्प दाब के बराबर कर लेना और फिर उसका गैस में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? क्वथनांक। जैसे पानी, जल जो है उसे हम गर्म करते हैं, कब तक? तो उसे लगभग 100 डिग्री, यानी जब जब जल का तापमान 100 डिग्री हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? गैस में बदलना शुरू, यानी कि उसमें बहुत ज्यादा उबाल आना शुरू होता है। ठीक है, जिसे हम जल का क्वथनांक यानी 100 डिग्री सेल्सियस माना जाता है जल का क्वथनांक। नेक्स्ट है गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट कहते हैं, यानी अवस्था परिवर्तन के लिए उपयोग ऊष्मा। यानी किसी भी वस्तु को यदि हम उसकी अवस्था को बदलना चाहते हैं, किसी भी पदार्थ की अवस्था को बदलना चाहते हैं, जैसे वो ठोस है उसे द्रव चाहते हैं, द्रव है उसे गैस में चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसको हीट देना पड़ता है। तो एक निश्चित तापमान तक उसे गर्म किया जाता है, ठीक है ना। तो एक निश्चित तापमान तक गर्म करने के बाद ही वो अपनी अवस्था को बदलता है। यानी कि कोई भी वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन के लिए, अपनी अवस्था परिवर्तन के लिए जिस ऊष्मा का उपयोग किया, जिस ऊष्मा का क्या किया? उपयोग किया, उसे हम क्या कहेंगे? गुप्त ऊष्मा। ठीक है, यानी वो ऊष्मा वो ले रहा है लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है, और वो तब तक लेगा जब तक उसकी अवस्था परिवर्तन का स्टेज नहीं आ जाता है। तो जब अवस्था परिवर्तन के लिए जो ऊष्मा उपयोग की जाती है उसे हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, तो इसको मुख्यतः दो रूप में देखा जाता है, ठोस से द्रव में और द्रव से गैस में। यानी कोई पदार्थ ठोस है वो द्रव बनने के लिए गुप्त ऊष्मा का उपयोग करेगा तब तक जब तक कि उसका अवस्था परिवर्तन ना होना शुरू हो जाए। अगला पॉइंट है वाष्पीकरण। ठीक है, वाष्पीकरण यानी द्रव परिवर्तित जो है कि वो किसमें हो जाएगा? वाष्प में। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? द्रव जो है वो वाष्प में बदलना शुरू, यानी जो कोई भी लिक्विड है
उसे हम गर्म करेंगे तो गर्म करने से या फिर सनलाइट या कुछ भी उसको गर्मी मिलना चाहिए। तो जैसे उससे गर्मी मिलेगी तो वो क्या हो जाएगा कि भाप निकलना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मुख्य बात ये है कि क्वथनांक से नीचे तापमान होना चाहिए, यानी कि क्वथनांक में जाने के बाद तो वो उबाल आना शुरू हो जाएगा, फिर वो गैस में बदलना शुरू। लेकिन इसमें क्या है कि क्वथनांक स्टेज पहुंचने से पहले ही वो थोड़ा बहुत गर्म होगा, गर्म होने के बाद वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे भाप में बदलना शुरू हो जाएगा। जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि जब बारिश होती है, बारिश होने के बाद किसी गड्ढे में यदि पानी भरता है और उसमें जब सनलाइट पड़ता है तो सनलाइट पड़ने के बाद वो पानी गर्म होता है। गर्म होने के बाद वही पानी क्या होता है, भाप के रूप में ऊपर उठना शुरू कर देता है। वो क्या है, वाष्पीकरण है। ठीक है। इसके अंतिम में है कि मापक इकाइयां। मापक इकाइयां कहने का मतलब होता है कि किसी भी जो क्वांटिटी है, जो मात्रक है, हम उसे किसमें प्रदर्शित करेंगे और किसमें मापने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर कुछ राशियां दी गई है, उसका मात्रक भी है, उसका प्रतीक चिन्ह भी है। जैसे पहला है तापमान। ठीक है, तो तापमान को हम किस में मापेंगे, केल्विन में। तापमान किस में मापेंगे, केल्विन में, और उसका संकेत क्या होगा, के। उसका संकेत क्या होगा, के फॉर केल्विन, यानी किसके मात्रक है, तापमान का। ठीक है। नेक्स्ट है लंबाई। लंबाई का बहुत ही आसान है, क्या होता है, मीटर, जिसे हम छोटी एम से सूचित करते हैं। नेक्स्ट है संहति। संहति कहने का मतलब हो गया द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम किस में मापते हैं, किलोग्राम, और किलोग्राम का संकेत क्या होता है, बड़ी के और स्मॉल जी, यानी केजी। ठीक है। फिर होता है भार। भार का क्या होता है, न्यूटन। न्यूटन का संकेत क्या होता है, बड़ी एन। फिर होता है आयतन, इसका होता है घन मीटर, संकेत क्या होगा, मीटर क्यूब। फिर है घनत्व, किलोग्राम मीटर क्यूब। ठीक है, किलोग्राम मीटर क्यूब। फिर होता है दाब। दाब का क्या होता है मात्रा, पास्कल। ठीक है, और जिसका संकेत होता है पी और स्मॉल ए। तो कुल मिलाकर यदि हम इन बिंदुओं पर चर्चा कर लें तो हम ये जो चैप्टर हमारा है, हमारे आसपास के पदार्थ, जो 9th क्लास की जो साइंस की बुक है, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो यही है। तो हम अगर इन बिंदुओं पर चर्चा कर लेंगे तो हम इस चैप्टर को लगभग में कवर कर लेते हैं। हालांकि कुछ कुछ और भी बिंदुएं हैं जिसे हम डिटेल्स में देखेंगे, जैसे कि ठोस की कुछ विशेषताएं होती है, द्रव की कुछ विशेषताएं होती है, गैस की कुछ विशेषताएं होती है। तो इन बिंदुओं पर हम जो है कि एक्सप्लेन करने के लिए हमारी जो है कि आगे की कक्षा आएगी। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद।